आज की मूवी एक रियल घटना से इंस्पायर्ड है, जो कि मूवी के लास्ट में बताऊंगी। कहानी है एक माँ और बेटी की, जो एक लेक के किनारे पुराने घर में रहती थी। वो पेइंग गेस्ट रखती थी और वो भी सिंगल। फिर इसे लूटकर एक भयानक मौत देती थी। अब कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है कि जब दो ड्रग्स डीलर इनके घर रहने आते हैं। मौत का खेल शुरू हो चुका था। अब की बार ये देखना था कौन था शिकार और कौन बनेगा शिकारी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मदर को हम माँ कहेंगे। बेटी का नाम था ईस्टर। आज भी एक शख्स इनके यहाँ ठहरा हुआ था, जो कि डिनर टेबल पर इनके साथ था। उसके हाथ पर एक कीमती वॉच थी। इसे आपने याद रखना है। खाने के बाद इन्होंने कोई ड्रिंक सर्व की, जिसमें कुछ ऐसा मिलाया कि उसने जैसे ही वो पी, वो उसी वक्त चेयर पर बेहोश हो जाता है। अब हमेशा की तरह इन्होंने अपने अपने काम शुरू कर दिए। ईस्टर का काम था तमाम कीमती चीजों को इकट्ठा करना, चाहे वो गाड़ी के अंदर थी या रूम के अंदर थी। वो सारी चीजें इकट्ठी करके सारे प्रूफ और सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिया करती थी। ये है डेविड, मेंटली डिस्टर्ब। इसका काम है बॉडी को लेक तक ले जाना और फिर गाड़ी को ठिकाने लगाना। जंगल में डंप करके आता था ये। अब इस सीन में माँ बेटी लेक के दरमियान थी। माँ हमेशा ईस्टरी से रस्सी कटवाती थी और आज भी ऐसा ही हुआ। और बॉडी को जैसे ही पानी में छोड़ा गया, वो आदमी हाथ पांव मारने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। और फिर उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। आखिरकार वो पानी की तह में डूब गया। माँ भी बड़ी अजीब थी। लोगों की जिंदगी की बत्तियां गुल करके अपनी बत्तियां जला लेती थी, प्रेयर करती थी और फिर मरने वाले के नाम की एक लाइन दीवार पर लगा देती थी। हम देख सकते हैं दीवार पर बहुत ज्यादा लाइन थी। इससे पता चलता है बदनसीबों की तादाद कम नहीं थी। आज सुबह ईस्टर उदास बैठी थी। उसे कहीं ना कहीं लगता था जो कुछ वो कर रहे हैं गलत है। इतने तक माँ आ जाती है। माँ उसको देख के कहती है, जो कुछ हम कर रहे हैं ये लोगों के भले के लिए है। हम दुनिया का बोझ हल्का कर रहे हैं। अगर हम ना हो तो दुनिया बुरे लोगों से भर जाएगी। ये सारे बुरे लोग थे। नहीं जानते कि ईस्टर उससे एग्री थी या नहीं, मगर वो खामोश रही। उसी दोपहर में एक फैमिली आती है, जिन्हें फूड चाहिए था और स्टे के लिए जगह भी, मगर उनके पास पैसे नहीं थे। माँ उन्हें वहाँ से चलता करती है, टाउन का रास्ता बताती है। माँ के जाने के बाद ईस्टर ने कुछ फल लिए और उन लोगों के पीछे जंगल में गई और उन्हें ये फल दे आई, जिससे पता चलता है कि ईस्टर में अभी भी कहीं इंसानियत बाकी थी। हर मंथ के लास्ट में ईस्टर को टाउन आना होता था। वहाँ स्टोर से वो स्लीपिंग पिल्स लेती थी, जो ये लोगों को बेहोश करने के लिए देते थे। ऑनर बहुत अच्छी थी। वो इससे बोली, इतनी टैबलेट मत यूज किया करो, ये अच्छी नहीं होती। तो आगे से ईस्टर कहती है, मेरी मदर की हालत ठीक नहीं, उन्हें सुकून की जरूरत होती है, इसलिए मुझे ये चाहिए होती है। तो वो इसे दे देती है और ठहरने को बोलती है। दोबारा जब वो वापस आती है काउंटर पे, तो वो इसके लिए एक ड्रेस लाई थी, क्योंकि वो हमेशा से कहती थी कि लड़कियों की तरह बन सवर कर रहा करो, अपना हुलिया ठीक करो। ईस्टर वो ड्रेस लेकर आती है घर और उसे स्टोर में छुपा देती है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत डरती थी। माँ का बिहेवियर भी ईस्टर के साथ अच्छा नहीं था। वो इसे पूरी तरह कंट्रोल करती थी। इसे अपनी मर्जी का ड्रेस तक पहनने की तो इजाजत नहीं थी। माँ को ईस्टर के अकेलेपन का कोई एहसास नहीं था। उसे पता था तो बस अपनी जरूरियात का, जो वो पूरी करती थी डेविड के थ्रू। आज भी डेविड माँ के रूम में जा रहा था। ईस्टर ये सब जानती थी, मगर क्या कर सकती थी। आज रात बहुत तेज बारिश थी। ईस्टर विंडो में बैठी बाहर देख रही थी। फिर उसे ख्याल आता है क्यों ना अपना ड्रेस ट्राई किया जाए। वो आ जाती है स्टोर में। वो इस ड्रेस को पाकर बहुत खुश थी, मगर वो पहन नहीं सकती थी, क्योंकि माँ परमिशन ही नहीं देती थी। वो तो बस कहती थी कि ईस्टर को सिर्फ ढीली ढाली शर्ट्स पहननी चाहिए। बारिश रुक चुकी थी। सुबह ही एक गाड़ी आकर इनके घर के आगे रुकती है। एक आदमी था, उसे 2 दिन के लिए स्टे के लिए रूम चाहिए था। जैसे ही वो आदमी अपने रूम में जाता है, ईस्टर उसके पीछे जाती है वेलकम ड्रिंक देने, और वो आदमी ले लेता है। और फिर ईस्टर को पता था कि थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाएगा, तो वो डोर पर ही खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। और ऐसा ही होता है, जैसे ही वो ड्रिंक पीता है वो बेहोश हो जाता है। अब होता है मौत का खेल दोबारा शुरू। ईस्टर जाती है उसकी गाड़ी में से कीमती चीजें निकालने, और उसी वक्त एक और गाड़ी आ जाती है। उसमें से एक लड़का उतरता है, जिसे हेल्प चाहिए थी। वो कहते, मेरी मदद करो। ईस्टर कहती है, यहाँ कोई रूम खाली नहीं है। उस लड़के का साथी जख्मी था। लड़का ये सुनकर हाइपर हो जाता है और वो गन तान लेता है ईस्टर पर। उसी वक्त
अचानक बाहर माँ आ जाती है। माँ बहुत समझदार थी, उसने सोचा कि डील करने का इन्हें और तरीका होना चाहिए और फिर वो इनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। उस जख्मी आदमी का नाम जैक था। जैक को अंदर लाया जाता है। माँ देखती है उसे गोली लगी थी मगर गोली छू के निकल चुकी थी। वो उसकी मरहम पट्टी करती है और फिर उसे एक रूम में लिटा दिया जाता है। लड़के का नाम पाको था। पाको इन सब पर गन तान देता है और कहता है जब तक हम यहाँ मौजूद हैं तुम लोग अपने अपने रूम में बंद रहोगे। और फिर वो ऐसा ही करता है। रूम में बंद ईस्टर को कोई आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि वो गेस्ट को होश आ चुका है और फिर वो आहिस्ता से उस गेस्ट के रूम में जाती है। उस गेस्ट की हालत खराब थी लेकिन वो होश में था। जैसे ही ईस्टर उसके पास जाती है तो वो शोर मचाने लगता है। ईस्टर उसे चुप करवाने की कोशिश करती है तो वो ईस्टर पे ही हमला कर देता है और इसका गला दबाने लगता है। उसी वक्त शोर सुनकर वहां पे पाको आ जाता है और वो सर पे उसके गन मारकर उसे दोबारा बेहोश करके ईस्टर की जान बचा लेता है। अब पाको देखता है कि गेस्ट के सर से तो ब्लीडिंग हो रही थी। इसे अब नया पंगा नहीं चाहिए था क्योंकि दूध के धुला तो ये भी नहीं था, ये ड्रग्स डीलर थे और अब इसने फैसला किया इसको ठिकाने लगाने का। वो दोनों उस गेस्ट को बाहर लाते हैं और गड्ढा खोदते हैं। फिर पाको को ख्याल आता है कि ये मासूम लड़की इतना कैसे सह पाएगी। वो उसे कहता है तुम चली जाओ, बाकी का काम मैं कर लूंगा। ईस्टर वहां से चली जाती है। फिर पाको से एक गोली मारकर उस गड्ढे में दफना देता है। ये सब कुछ दूर खड़ी ईस्टर देख रही थी। ये सब उसके लिए नया कब था। सुबह ही कपड़े वॉश करते हुए माँ कहती है इन लोगों से हमें पीछा जल्दी छुड़ाना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जैक को बहुत ज्यादा पेन हो रही थी और घर में कोई मेडिसिन भी नहीं थी। तो पाको बाहर आता है और इन दोनों को कहता है कि तुम में से कोई एक मेरे साथ आएगा टाउन तक, मुझे मेडिसिन चाहिए जैक के लिए। फिर ईस्टर ही उसके साथ जाती है और ये लोग उसी स्टोर पर जाते हैं। और जब वो ऑनर इन्हें देखती है तो वो ईस्टर से पूछती है ये लड़का तुम्हारे साथ कौन है। तो पाको बात को संभालने के लिए जल्दी से कहते हैं मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और ये बात ईस्टर को बहुत अच्छी लगती है जब पाको उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो ऑनर भी बहुत खुश होती है कि चलो ईस्टर की तन्हाई बांटने वाला कोई तो आया। ईस्टर को स्टोर में पाको का छूना बहुत अच्छा लगा था। अभी भी वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी। वापसी पर पाको पूछता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ईस्टर कहती है अच्छी लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं होते, बॉयफ्रेंड तो सिर्फ प्रोस्टिट्यूट के होते हैं। फिर वो पाको से पूछती है तो पाको कहता है मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त ही कहाँ था। वो सारी मेडिसिन लाकर माँ को देते हैं और माँ जैक को देती है। इंजेक्शन वगैरह लगाने से जैक की तबीयत संभलने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है ईस्टर स्टोर में बैठी लिपस्टिक लगा रही थी। इसी एहसास को दबाने में माँ ने कई सालों लगाए थे और पाको ने वो एहसास चंद घड़ियों में जगा दिया था। उसी वक्त पाको भी स्टोर में पहुंच जाता है। जब पाको इसके करीब आने लगता है तो ईस्टर अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे कुछ दिखाती है और क्या था कि उसके पूरे जिस्म पर बैंडेज हुई थी, पट्टियां बंधी हुई थी। ये देखकर पाको हैरान रह गया कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। उसे इसकी माँ की मेंटल हालत पे अब शक होने लगा था। वो ईस्टर की सारी पट्टियां अपने चाकू की मदद से खोल देता है और फिर ये दोनों स्टोर में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब ये स्टोर से गुले गुलजार होके बाहर आते हैं तो बाहर जालिम जमाना देख रहा था, मतलब माँ देख रही थी, लेकिन माँ किसी वजह से खामोशी रहती है। अब माँ देख पा रही थी पाको और उसकी बेटी की दूरियां नजदीकियों में बदल गई थी। फिर उसी शाम पाको मौका देखकर ईस्टर का हाथ पकड़कर उसे माँ के कमरे में ले जाता है। उसे किसी ऐसी सच्चाई की तलाश थी जो मौजूद तो थी मगर उनकी आंखों के सामने नहीं थी। वो सब कुछ देखता है मगर उसे कुछ ऐसा नहीं मिलता और फिर वो एक दरवाजे की तरफ इशारा करके कहता है इसके पीछे क्या है। ईस्टर कहती है माँ कहती है इसे कभी नहीं खोलना और मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है। तब पाको कहता है ये है तुम्हारी माँ का तुम पर ट्रस्ट। अब तुम देखो कि तुम कहाँ स्टैंड कर रही हो। अपनी आंखें खोलो और इस जिंदगी से बाहर निकलो। मगर ईस्टर बेचारी जो माँ से बहुत ज्यादा डरती थी, जो अपनी पसंद से एक ड्रेस तक तो पहन नहीं पाती थी, वो क्या स्टैंड लेती और कहाँ जाती। दूसरा दिन नाश्ते की टेबल पर माँ कहती है मुझे इनके बारे में अब कुछ सोचना पड़ेगा और जल्द ही इन्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। ईस्टर पाको को बचाना चाहती थी। वो कहती है माँ वो दो हैं, हमने आज तक दो से कभी डील नहीं किया और दूसरा उनके पास गन है। ये जब कहती है तो माँ भी सोच में पड़ जाती है।
پھر وہیں پر ناشتے کی ٹیبل پر پاکو لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ وہ سارے مل کر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر پاکو اور جیک کو کہیں جانا تھا۔ جاتے جاتے وہ ساتھ میں ڈیوڈ کو بھی لے جاتے ہیں۔ آج ان کی ڈرگز کی کوئی ڈیل تھی اور انہیں ایک بہت بڑا بیگ کہیں پہنچانا تھا۔ پھر وہ واپس آنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف آج سیڑھیوں پر بیٹھی ایسٹر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے کوئی سچائی پاکو کو بتانی تھی اور وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ جیسے ہی پاکو لوگ آتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ جب سارے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں وہ موقع پا کر پاکو کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنگل میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے آج ہی تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، بلکہ ہم لوگ آج ہی نکل جائیں گے۔ تو پاکو کہتا ہے تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی، مجھے ابھی یہ سامان کہیں اور پہنچانا ہے۔ ایسٹر بیچاری نہ کھل کر بتا سکی اور نہ ہی پاکو کوئی خطرہ بھانپ سکا اور بات یہیں پر ادھوری رہ گئی۔ جب ایسٹر جنگل سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو ماں اسے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ ماں تو بس دو ہاتھ ایسٹر اسے کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، اسے سٹور میں لاتی ہے اور ایک تھپڑ مار کے وہیں بند کرتے ہوئے کہتی ہے جب تک میں ان دونوں کو ٹھکانے نہ لگا دوں تم یہی رہو گی۔ اب سین یہیں پر کٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں جیک دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنا سامان گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ شاید انہیں بہت جلدی کہیں نکلنا تھا کہ اس کی نظر ڈیوڈ پر پڑتی ہے جو کہ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جیک بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ڈیوڈ وہاں پر بیٹھا ایک باکس میں سے کوئی چیزیں نکال کر دیکھ رہا تھا۔ یہ انہی بد نصیب لوگوں کی چیزیں تھیں جو ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ انہی میں وہ گھڑی بھی تھی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یاد رکھیے گا۔ جیک کہتا ہے اس میں کیا ہے، مجھے بھی دکھاؤ، اور ڈیوڈ اسے وہ ڈبہ دے دیتا ہے۔ تو جیک وہ گھڑی دیکھ لیتا ہے۔ یہ گھڑی کسی اور کی نہیں، جیک کے کزن کی تھی جو اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اب جیک کو بہت غصہ آتا ہے، وہ ڈیوڈ سے بار بار پوچھتا ہے۔ ڈیوڈ کا دماغ ہوتا تو وہ بیچارہ جواب دیتا۔ پھر وہ ڈیوڈ کو اپنی سٹک سے مار کر جنگل میں پھینک دیتا ہے اور واپس آتا ہے۔ اب وہ ویٹ کر رہا تھا ماں کے آنے کا۔ جیسے ماں سٹور سے آتی ہے جیک اسے لے کر بیڈ روم میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ گھڑی کس کی ہے اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ ماں کے پاس جواب نہیں تھا تو جیک نے اس کا گلا دبا لیا۔ ماں کے ہاتھ میں تیز دھار کوئی چیز آ گئی اور اس نے بھی جیک پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا، اور اسی دوران واپس آ جاتا ہے ڈیوڈ اور جیک میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی وقت ماں نے دیوار سے سلیب اتاری اور جیک پر بہت زیادہ وار کیے اور اس طرح جیک کا کام تمام ہو گیا۔ سین یہیں پہ کٹ ہوا۔ اب ہمیں دکھایا گیا پاکو جو کہ گاڑی میں سے کوئی چیز نکالنے آیا تھا۔ اسی وقت اسے سٹور کی طرف سے آوازیں آئیں اور اس نے دروازہ توڑ کر ایسٹر کو باہر نکالا۔ پھر ایسٹر نے سب کچھ بتا دیا جو کہ وہ نہیں بتا رہی تھی۔ ایسٹر کہتی ہے مگر جو لوگ مارے گئے وہ برے لوگ تھے۔ پاکو کو یہ سن کر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم کیسے کسی کے قتل کو جسٹیفائی کر سکتی ہو کہ وہ برے لوگ تھے؟ یہ کوئی ریزن نہیں ہوا ایسٹر، تم اپنے دماغ سے کب سوچو گی؟ جھوٹ اور سچ کا فرق تم کب جانو گی؟ پاکو بہت غصے میں تھا، وہ جیک کی موت سے انجان تھا اور اب وہ اوپر جا رہا تھا ماں سے بات کرنے۔ ایسٹر اسے روک رہی تھی لیکن جیسے ہی پاکو نے دروازہ کھولا ماں پہلے سے تیار تھی۔ اس نے گن سے فائر کیا اور پاکو وہیں گر گیا۔ پھر اس نے دوسرا فائر کیا اور پاکو ایسٹر کے سامنے ہی دم توڑ گیا۔ ایسٹر روتی رہی، چیختی رہی، لیکن اب پاکو نہیں تھا۔ اسی وقت ماں نے جلدی سے ڈیوڈ کو کہا سب چیزیں اٹھاؤ اور انہیں ٹھکانے لگاؤ، اور پھر وہ اپنی بیٹی کو سنبھالنے لگی اور پھر وہی بات کہنے لگی یہ برے لوگ تھے، ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، ہم نے تو اچھا کام کیا نا دنیا کو صاف کر کے۔ پاکو کی موت ایسٹر کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ایسٹر کو اندر سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا ماں نے نہ صرف اس کی خوشی چھینی تھی بلکہ آزادی بھی چھین چکی تھی۔ ہر اس چیز کو اس نے اس سے دور کر دیا تھا جو کہ اس کی خوشی کی وجہ تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پاکو کی گاڑی کو ڈیوڈ ڈرائیو کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں پاکو کا انجام ایسا نہیں سوچ رہی تھی۔ کیا آپ لوگ سوچ رہے تھے؟ ماں اور ایسٹر لیک کے درمیان تھی، لیکن آج ایسٹر وہ رسی نہیں کاٹ پائی جس کے ساتھ پاکو کی باڈی بندھی ہوئی تھی۔ ماں نے یہ کام بھی کیا اور پھر گھر واپس آ گئی۔ پھر ماں ڈرامے باز نے وہی ڈرامہ دوبارہ دہرایا، پریئر کی اور گاڈ سے معافی مانگی۔ پھر پاکو کے نام کی بھی ایک لائن اس دیوار پر بنائی جا چکی تھی۔ اب ایسٹر کو اپنا راستہ خود چننا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ایسٹر کہتی ہے ماں میں یہ زندگی نہیں جینا چاہتی، آؤ ہم شہر چلتے ہیں، دوبارہ سے زندگی شروع کرتے ہیں۔ ماں کہتی ہے اسی کے لیے تو میں پیسے جوڑ رہی ہوں، تم جانتی ہو نا۔ ماں میں وہاں پہ کام کر لوں گی، آپ پیسوں کی ٹینشن مت لو۔ ماں کہتی ہے تم تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہو،
कोई काम भी नहीं जानती, हम वहाँ पे क्या करेंगे? ईस्टर कहती है, मैं कपड़े धो लूंगी, बर्तन धो लूंगी, कुकिंग कर सकती हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी माँ। फिर माँ उसका ब्रेन वॉश करते हुए कहती है, अच्छा तो तुम मुझे छोड़ने का सोच रही हो? क्या मैं तुम्हारे बगैर जी सकूंगी? मैं क्या करूंगी? माँ ईस्टर को समझा भी रही थी और साथ में अपना नाश्ता भी कर रही थी। वो सारा कॉफी मग पी चुकी थी जो कि ईस्टर ने उसे दिया था। ईस्टर नाश्ता नहीं कर रही थी, बस माँ को देखे जा रही थी। माँ उसे कहती है, ईस्टर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ईस्टर उसे देखती रही मगर खामोश रही। और फिर माँ की आंखों के आगे अंधेरा आया और उसका सर टेबल पर आ टिका, क्योंकि ईस्टर ने उसे भी वही दवाई दे दी थी जो कि वो लोगों को दिया करती थी। ईस्टर फिर बहुत रोती है। माँ को वही छोड़कर ईस्टर उनके रूम में जाती है और उसे आज उसी सच की तलाश थी जो कभी पाको ढूंढ रहा था। उसने वही दरवाजा तोड़ दिया जिसके पीछे सच्चाई थी। वहाँ बेपनाह डब्बे रखे हुए थे, हर डब्बा पैसों से भरा हुआ था। इतने ज्यादा पैसे थे कि वो दोनों माँ बेटी एक अच्छी जिंदगी जी सकती थी। अब उसे पता चल चुका था कि उसकी माँ पैसों की कमी के लिए लोगों को नहीं मारती थी, बल्कि उसे आदत थी। उसे इस काम में मजा आने लगा था। फिर उसकी नज़र उसी दीवार पर पड़ी है जिस पर बहुत ज़्यादा लाइंस थी। वो समझ गई, ये उन बदनसीबों के नाम की लाइंस हैं जो मेरी माँ के हाथों मारे गए। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ की बॉडी को रैप कर रही थी, अच्छे से ड्रेसअप भी थी। अब उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था क्योंकि वो दुनिया का बोझ जो हल्का कर रही थी। फिर दोनों माँ बेटी लेक के दरमियान थी। ईस्टर कश्ती में और माँ पानी में जलपरी बनी हुई थी। ईस्टर ने कुछ सोचा और रस्सी काट दी। चाहती तो माँ को बचा सकती थी क्योंकि माँ तो जिंदा थी, लेकिन अगले ही लम्हे हम देखते हैं माँ की बॉडी भी बाकी बॉडीज के दरमियान नजर आ रही थी। पता नहीं माँ के हीरो डेविड का क्या हुआ, वो नहीं दिखाया गया। डेविड से याद आया, प्लीज आप डेविड की तरह सुनना हो जाया करें, कभी लाइक और कमेंट्स भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दें, 4 ही हैं मेरे। अब ईस्टर आज़ाद थी, पुरस्कून थी। अब आते हैं रियल घटना की तरफ। एक कपल एक लेक के किनारे छुट्टियां गुजारने गया था और फिर वो जंगल के उस हिस्से में चले जाते हैं जहां माफिया का राज था और हस्बैंड उन्हीं के हाथों मारा जाता है। वाइफ मुश्किल से बच निकलने में कामयाब होती है।